जिस देश में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता प्रधानमंत्री बने, उसी देश में एक ऐसा नेता भी हुआ जो लगभग 7 दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बना रहा, जिसके बिना भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की कल्पना अधूरी मानी जाती है, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ख्वाहिश प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो सका। राजनीति ने उसे एक अलग ही पहचान दी, पीएम इन वेटिंग। भारत की राजनीति में इस नेता के योगदान को नजरअंदाज करना लगभग असंभव है। एक ऐसा व्यक्ति जो 1947 के बंटवारे के दौरान अपना घर, अपनी जमीन और अपना बचपन छोड़कर पाकिस्तान से भारत आया, जिसने शरणार्थी के रूप में नई जिंदगी शुरू की और फिर अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके राजनीतिक आंदोलन को मजबूत बनाने में लगा दिया। वो नेता जिसने कांग्रेस के लंबे राजनीतिक वर्चस्व के सामने एक मजबूत वैकल्पिक राजनीतिक धारा खड़ी की, जिसने संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाया, जिसने सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर दिया और जिसने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों वाली पार्टी से देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनने की राह दिखाई। इस नेता का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा, चाहे वो बाबरी विध्वंस की बात हो, जिसमें इल्जाम लगे कि भड़काऊ भाषण देने से भीड़ ने उग्र रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से कई लोग घायल हुए और कई कार सेवकों की जान तक चली गई। उद्योगपति एस.के. जैन द्वारा कथित हवाला नेटवर्क में शामिल होने में उनके नाम आने की, या फिर पाकिस्तान जाकर जिन्ना की मजार पर उसे सेकुलरिज्म का चैंपियन सो रहा है कहने की, इनका जीवन विवादों से लगभग घिरा ही रहा। कहा जाता है अगर भारतीय जनता पार्टी के उदय की कोई सबसे बड़ी राजनीतिक घटना थी तो वो थी राम रथ यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया, जिसके बाद भाजपा का जनाधार अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा और कुछ ही सालों में पार्टी लोकसभा में 2 सीटों से बढ़कर 142 सीटों तक पहुंच गई। लेकिन विडंबना देखिए, जिस नेता की यात्रा ने पार्टी को सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाया, वही नेता खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सका। ऐसा नहीं था कि उनके पास अवसर नहीं आए, अवसर आए, एक बार नहीं 2 बार आए। पहली बार उन्होंने अपने सबसे करीबी साथी अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में स्वयं पीछे हटना स्वीकार किया और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी उनसे कहीं आगे निकल चुका था। वो नेता कोई और नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिसे समझ बिना आधुनिक भारत की राजनीति को समझना मुश्किल है। वो नेता है लाल कृष्ण आडवाणी। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं दी लोकसभा की खास पेशकश सियासी किस्सा। ये सत्ता की किस्मत है या राजनीति का नियम कहना मुश्किल है, लेकिन इतिहास गवाह है जब जब भारत के प्रधानमंत्रियों की चर्चा होगी तब तक एक ऐसे नेता का नाम भी लिया जाएगा जो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाया, लेकिन जिसने कई प्रधानमंत्रियों की बनने की जमीन तैयार की। आज के इस किस्से में हम जानेंगे कराची से दिल्ली तक, संघ के प्रचारक से उप प्रधानमंत्री तक, राम रथ यात्रा से जिन्ना विवाद, पीएम इन वेटिंग से भारत रत्न तक, लाल कृष्ण आडवाणी के पूरे राजनीतिक सफर की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। 8 नवंबर 1927 ब्रिटिश भारत का सिंध प्रांत और उसका सबसे आधुनिक शहर कराची, आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन उस समय कराची भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। इसी शहर के जमशेद क्वार्टर्स इलाके में स्थित एक घर लाल कॉटेज में जन्म हुआ उस बच्चे का जिसे दुनिया आगे चलकर लाल कृष्ण आडवाणी के नाम से जानने वाली थी। आडवाणी एक संपन्न सिंधी हिंदू नानकपंथी परिवार में पैदा हुए। उनके पिता किशन चंद डी आडवाणी सफल व्यवसायी थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी व्यापार और सार्वजनिक जीवन में अच्छी स्थिति रखते थे। उनकी माता का नाम ज्ञानी देवी था। परिवार छोटा था, माता पिता, एक बड़ी बहन और सबसे छोटे लाल कृष्ण आडवाणी। बचपन सुख सुविधाओं में बीत रहा था, लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी पहला बड़ा झटका दे दिया। जब आडवाणी केवल 13 वर्ष के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया।
मां के जाने के बाद उनकी मौसी ने उन्हें मां का प्यार दिया और उनका पालन पोषण किया। आडवाणी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि यह घटना उनके जीवन की सबसे गहरी व्यक्तिगत त्रासदियों में से एक थी। आडवाणी की शुरुआती शिक्षा कराची के प्रतिष्ठित सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में हुई। उस समय सिंध के सबसे अच्छे स्कूलों में गिना जाता था। यही उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और पढ़ने की ऐसी आदत विकसित हुई जो जीवन भर उनके साथ रही। उन्हें इतिहास, जीवनी, राजनीति और अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने का विशेष शौक था। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले कोई उपन्यास पढ़ते, फिर उस पर बनी फिल्म भी देखते थे। हॉलीवुड की कई फिल्में, यहाँ तक कि उस दौर की हॉरर फिल्म फ्रैंकेनस्टाइन और द हाउस ऑफ वैक्स भी उन्होंने थिएटर में देखी। किताबों और फिल्मों के अलावा उन्हें क्रिकेट से भी बेहद लगाव था। वे नियमित रूप से मैच देखते और रेडियो पर कमेंट्री सुनना कभी नहीं भूलते। बाद के वर्षों में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान फिल्मों की वजह से ही मिला, क्योंकि बचपन में उनकी शिक्षा अंग्रेजी और सिंधी भाषा में हुई थी। करीब 14 वर्ष की उम्र में आडवाणी ने टेनिस खेलना शुरू किया। इसी दौरान एक मित्र ने उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की शाखा में चलने का निमंत्रण दे दिया। 1942 का दौर था। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी देश के अलग अलग हिस्सों में अपना संगठन बढ़ा रहा था। कराची भी उसी शाखा में आडवाणी की मुलाकात संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजपाल पुरी से हुई। राजपाल पुरी का व्यक्तित्व, उनका अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण किशोर आडवाणी पर गहरी छाप छोड़ गया। बाद में आडवाणी ने कई बार कहा, अगर उनके जीवन में किसी व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रभाव डाला तो उनमें राजपाल पुरी का नाम सबसे ऊपर था। यहीं से उनके वैचारिक यात्रा शुरू हुई। 1940 के दशक के मध्य तक सिंध की सामाजिक पहचान काफी अलग थी। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय व्यापार, शिक्षा और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कराची जैसे शहर बहुसांस्कृतिक वातावरण के लिए जाने जाते थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों के साथ ब्रिटिश भारत की राजनीति तेजी से बदलने लगी। मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग तेज हुई और टू नेशन थ्योरी राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई। धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा। जो पड़ोसी वर्षों से साथ रहते थे, अब उनके बीच अविश्वास पैदा होने लगा। हालांकि सिंध में बड़े पैमाने पर हिंसा पंजाब जितनी नहीं हुई, लेकिन विभाजन की आशंका ने लगभग हर परिवार को असुरक्षा की भावना से भर दिया था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आडवाणी ने सिंध के हैदराबाद शहर स्थित दयाराम गिद्दूमल कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में उनका अधिकांश समय पढ़ाई, किताबों और संघ के कार्यों में बीतने लगा। उन्होंने भारतीय इतिहास, मराठा साम्राज्य, राजपुताना और मुगल काल का गहराई से अध्ययन किया। इसी दौरान अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ने उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में उन्होंने राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और कई भारतीय चिंतकों की भी गंभीरता से पढ़ा। बहुत कम लोग जानते हैं कि आडवाणी ने अपनी जीवन की पहली नौकरी एक शिक्षक के रूप में की थी। सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में उन्हें बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला। यहीं से उनके अंदर भाषण देने, समझाने और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता विकसित होने लगी। इसी समय संघ में उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही थी। 1947 की शुरुआत तक उन्हें सिंध में नगर कार्यवाह की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उनका काम था मोटरसाइकिल पर गांव-गांव जाना, कई नई शाखाएं शुरू करना और युवाओं को संगठन से जोड़ना। उस समय पूरे सिंध में संघ के पास करीब 10 मोटरसाइकिलें हुआ करती थी, जो उस दौर में किसी भी सामाजिक संगठन के लिए बड़ी बात मानी जाती थी। आडवाणी उन्हीं मोटरसाइकिलों में से एक चलाकर संगठन का विस्तार किया करते थे। फिर आया साल 1947, भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक साल, जिसने सब कुछ बदल दिया। ब्रिटिश शासन समाप्त होने वाला था, लेकिन आजादी के साथ देश का विभाजन भी तय हो चुका था। भारत और पाकिस्तान दो नए देशों का जन्म होने वाला था। सिंध, जो सदियों से अनेक संस्कृतियों का घर था, पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहा था। इसके बाद लाखों हिंदू परिवारों की तरह आडवाणी का परिवार भी अपना घर, अपना कारोबार, अपनी जमीन और बचपन की सारी यादें छोड़ने पर मजबूर हो गया। 12 सितंबर 1947 आडवाणी अपने परिवार के साथ कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब विमान दिल्ली की धरती पर उतरा तो केवल एक परिवार ने अपना शहर नहीं छोड़ा था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी अपनी पहचान, अपनी स्मृतियां और अपने अतीत पीछे छोड़ आया था। भारत पहुंचने के बाद आडवाणी के पास ना कोई संपत्ति थी, ना कोई स्थापित भविष्य, लेकिन एक चीज उनके पास अब भी थी,
दिल्ली पहुंचते ही संघ नेतृत्व ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी। पाकिस्तान से आ रहे हजारों शरणार्थियों की मदद करना, उनके पुनरावास में सहयोग देना और संगठन के माध्यम से राहत कार्यों में जुट जाना। उन्हें शायद तब भी अंदाजा नहीं था कि शरणार्थी के रूप में भारत आए यही युवा आगे चलकर भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाएगा। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। आरएसएस से जुड़े कई कार्यकर्ता जनसंघ में आए। आडवाणी भी धीरे धीरे संगठनात्मक राजनीति का हिस्सा बन गए। 1952 आजाद भारत का पहला आम चुनाव। दुनिया को यकीन था कि इतना विशाल और विविधताओं से भरा देश लोकतंत्र नहीं चला पाएगा, लेकिन भारत ने इतिहास रच दिया। करोड़ों लोगों ने पहली बार वोट डाला और लोकतंत्र की नींव पहले ही चुनाव में मजबूत कर दी। इसी दौर में लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय राजनीति का एक नया चेहरा देखा। सिंध से आए आडवाणी के लिए सबसे बड़ा झटका था जाति की राजनीति। लोग नाम पूछने से पहले जाति पूछते थे। ये अनुभव उनके लिए बिल्कुल नया था। 1957 का चुनाव जनसंघ के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया। पार्टी को सिर्फ 3-4 सीटें मिली, लेकिन उसका जनाधार लगातार बढ़ रहा था। 1957 के चुनाव में भारतीय जनसंघ के जिन 4 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, उनमें एक नाम था अटल बिहारी वाजपेयी का। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित और प्रभावशाली साझेदारियों में गिनी जाएगी। दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे की पूरक थी। वाजपेयी अपनी प्रभावशाली बोलने की कला और जनसभाओं में लोगों को आकर्षित करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे, जबकि आडवाणी संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को जोड़ने और पार्टी के विस्तार की रणनीति बनाने में माहिर थे। यही संतुलन आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना। इसी दौरान संगठन ने लाल कृष्ण आडवाणी को राजस्थान से दिल्ली बुला लिया। उनको जिम्मेदारी थी जनसंघ के नव निर्वाचित सांसदों की संसदीय कार्यों में सहायता करना और संगठन तथा संसद के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना। संसद के गलियारों में बिताया गया यही दौर आडवाणी के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय साबित हुआ। यही उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की कार्यप्रणाली, संसदीय परंपराओं और सत्ता के तंत्र को बहुत करीब से समझा। उस समय शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दशकों में वो भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं और रणनीतिकारों में गिने जाएंगे। 25 जून 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। विपक्ष के हजारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जनसंघ के नेताओं पर भी कार्रवाई हुई। आडवाणी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। करीब 19 महीनों तक विपक्षी नेताओं ने जेल में समय बिताया। यही वो दौर था जिसने विपक्ष को एकजुट किया। जब 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की हार हुई। पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया। आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। लेकिन सत्ता का ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। जनता पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेद लगातार बढ़ने लगे। सबसे बड़ा विवाद था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े नेताओं की दोहरी सदस्यता की। इसी मुद्दे पर पार्टी में गहरा टकराव पैदा हुआ और अंततः 1979 में जनता पार्टी सरकार गिर गई। इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत और जनसंघ से जुड़े कई अन्य नेताओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। नई पार्टी की शुरुआत आसान नहीं थी। 1984 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर के बीच हुए चुनाव में भाजपा को केवल 2 सीटें ही मिल पाई। ये पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी हारों में से एक थी और ऐसा लगा मानो उसकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। लेकिन कई बार इतिहास की सबसे बड़ी हार की सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बनती है। भाजपा के लिए भी 1984 की यही हार आगे चलकर एक ऐसी राजनीतिक परिवर्तन की नींव बनी जिसने आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। 1980 के दशक के मध्य तक भाजपा का जनाधार सीमित था। इसी दौरान अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख मुद्दा बनने लगा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाना शुरू किया। 1986 में जिला अदालत के आदेश के बाद विवादित स्थल के ताले खुलवाए गए। हिंदू श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति मिली।
1989 में शिलान्यास हुआ और इन घटनाओं ने पूरे देश में उस मुद्दे को नई राजनीतिक और सामाजिक पहचान दी। भाजपा ने इसे अपने प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में शामिल करना शुरू किया। आडवाणी इस आंदोलन का सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरा बनकर उभरे। यहीं से उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 1989 के चुनाव के बाद देश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। भाजपा बाहर से उनकी सरकार को समर्थन दे रही थी, लेकिन अयोध्या आंदोलन लगातार तेज हो रहा था। भाजपा नेतृत्व ने तय किया कि अब इस मुद्दे को पूरे देश तक ले जाना होगा। तब एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सोमनाथ मंदिर, जहां से भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक जोड़ा गया, वहीं से अयोध्या तक एक विशाल रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा का नेतृत्व करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। ये केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाली सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बनने जा रही थी। लेकिन बिहार की धरती पर एक मुख्यमंत्री इस यात्रा को रोकने का फैसला कर चुका था। उसी फैसले से दिल्ली की सत्ता भी हिलने वाली थी। इस बीच एक और बड़ा राजनीतिक मुद्दा सामने आया, मंडल आयोग। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की। इसके तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। देश भर में इसका जबरदस्त समर्थन भी हुआ, लेकिन कई जगहों पर इसका तीखा विरोध भी देखने को मिला। विशेष रूप से छात्रों के बीच आंदोलन हुए। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसी दौर में भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को और अधिक आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाया। भाजपा ने इसे सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का विषय बताया, जबकि उसके आलोचकों ने इसे मंडल राजनीति के जवाब में कमंडल राजनीति कहा। ये व्याख्या आज भी राजनीतिक विश्लेषण का विषय है। अब चलते हैं उस साल की ओर जिसने सत्ता की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। 25 सितंबर 1990 सोमनाथ से अयोध्या तक निकली राम रथ यात्रा। रास्ते भर गूंज रहे थे नारे, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। इस यात्रा ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। भाजपा, जो कभी 2-4 सीटों पर सिमटी थी, अब राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में पहुंचने लगी। यात्रा की शुरुआत हुई सोमनाथ से। अब सवाल उठता है, सोमनाथ ही क्यों? तो आपको बता दें कि भाजपा और उससे जुड़े संगठनों के लिए सोमनाथ मंदिर स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाता था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण स्वतंत्रता के बाद हुआ था, जिसमें तत्कालीन नेताओं की भूमिका को अक्सर एक प्रतीकात्मक संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए यात्रा की शुरुआत यहीं से की गई। अब उस रथ की बात करें जिसे राम रथ कहा गया, तो ये कोई लकड़ी का पारंपरिक रथ नहीं था। दरअसल टोयोटा की एक गाड़ी को रथ जैसा रूप दिया गया था। उस पर गुंबद बनाया गया, भगवा झंडे लगाए गए और उसे धार्मिक राजनीतिक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया। यात्रा का लक्ष्य था करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना। जैसे जैसे रथ यात्रा आगे बढ़ती गई, दूसरी ओर कई राज्य सरकारों और विपक्षी दलों ने इस यात्रा पर गंभीर चिंता जताई। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बिहार में सामने आने वाली थी। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। लालू यादव ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो अपने राज्य में इस यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनका तर्क था, यदि यात्रा बिहार से गुजरती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। 23 अक्टूबर 1990 आडवाणी का रथ बिहार के समस्तीपुर पहुंचा। सुबह सुबह प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर लिया। जिला प्रशासन को पहले से निर्देश मिला चुका था। आडवाणी को बिना किसी बड़े टकराव के हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उन्हें बिहार के मसानजोर, तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड है, स्थित निरीक्षण भवन में नजरबंद रखा गया। ये गिरफ्तारी भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित घटनाक्रमों में गिनी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव ने बाद में कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहा कि यदि उन्होंने उस दिन आडवाणी को नहीं रोका होता तो हालात और अधिक गंभीर हो सकते थे। दूसरी ओर भाजपा ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया। यानी आज भी इस घटना को लेकर अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण मौजूद हैं। आडवाणी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद भाजपा ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया। भाजपा का कहना था कि उसके नेता के साथ अन्याय हुआ है। समर्थन वापस लेते हुए ही सरकार अल्पमत में आ गई। 7 नवंबर 1990 को लोकसभा में विश्वास मत हुआ। वीपी सिंह सरकार हार गई।
इस तरह सिर्फ एक गिरफ्तारी ने दिल्ली की सत्ता बदल दी। इसके बाद चंद्रशेखर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के भारी समर्थन से भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनकी सरकार भी लंबे समय तक नहीं चल सकी। उधर अयोध्या आंदोलन लगातार तेज होता गया। फिर आया 6 दिसंबर 1992, एक ऐसी तारीख जिसने भारतीय राजनीति का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया। इस घटना के बाद देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा भड़क उठी तथा भारतीय राजनीति और समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। घटना के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया। उस दिन लाल कृष्ण आडवाणी भी घटनास्थल पर मौजूद प्रमुख नेताओं में शामिल थे। बाद के वर्षों में उन्होंने कई अवसरों पर कहा कि ढांचे का गिराया जाना उनके जीवन का सबसे दुखद दिन था। वहीं उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें इस आंदोलन का प्रमुख राजनीतिक चेहरा और प्रेरक शक्ति माना। इस कारण उनकी भूमिका को लेकर वर्षों तक राजनीतिक और कानूनी बहस जारी रही। बाद के वर्षों में इस मामले की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जांच की गई। अंततः 30 सितंबर 2020 को विशेष सीबीआई अदालत ने आपराधिक साजिश के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी सहित सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष साजिश के आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। लेकिन इसी समय उनके सामने एक ऐसा विवाद आने वाला था जिसने उनकी पूरी राजनीतिक छवि को चुनौती दे दी। साल 1991 से 95 के बीच देश की जांच एजेंसियां एक कथित हवाला नेटवर्क की जांच कर रही थी। जांच के दौरान उद्योगपति एसके जैन और इनके भाइयों से जुड़ी डायरी और दस्तावेज सामने आए। इन दस्तावेजों में कई प्रमुख राजनेताओं के नाम और कथित भुगतान की प्रविष्टियां होने का दावा किया गया। इसी लिस्ट में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी सामने आया। आरोप लगाया कि उन्होंने कथित रूप से हवाला नेटवर्क से धन प्राप्त किया। आडवाणी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा जब तक वो पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हो जाते वो लोकसभा की सदस्यता स्वीकार नहीं करेंगे। ये उस समय का एक असामान्य राजनीतिक कदम माना गया। बाद में जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माना और आडवाणी सहित कई नेताओं को राहत मिली। हालांकि इस विवाद ने भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार, जांच एजेंसियों की भूमिका और राजनीतिक जवाबदेही पर बड़ी बहस छेड़ दी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जिस नेता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया, भारतीय जनता पार्टी को देश भर में विस्तार दिलाने में अहम भूमिका निभाई और राम जन्मभूमि आंदोलन का सबसे प्रमुख राजनीतिक चेहरा बने, वो आखिर भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया? क्या उनमें क्षमता की कमी थी या फिर परिस्थितियां उनके रास्ते में आ गई? इस सवाल का पहला बड़ा जवाब मिलता है 1996 में। उस साल भाजपा पहली बार लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। स्वाभाविक रूप से माना जा रहा था कि पार्टी के शीर्ष नेताओं में ये किसी में एक को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। तो फिर आडवाणी क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि उस समय जैन हवाला कांड की जांच चल रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम भी आरोप पत्र में शामिल था। हालांकि उन्होंने आरोपों से इनकार किया, लेकिन सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि जब तक वो न्यायालय से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी कारण उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी पेश नहीं की। हालांकि 1997 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ आरोपों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया और बाद में वे सक्रिय राजनीति में वापस लौट आए। फिर आया साल 1998, भाजपा एक बार फिर सत्ता में पहुंची, लेकिन इस बार भी प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। लाल कृष्ण आडवाणी सरकार के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल रहे। वो पहले गृह मंत्री बने और 2002 से उप प्रधानमंत्री पद भार भी संभाला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले के पीछे कई कारण थे। अटल बिहारी वाजपेयी की स्वस्वीकार्य छवि, विपक्ष और सहयोगी दलों के बीच उनकी स्वीकारकर्ता, गठबंधन राजनीति को साथ लेकर चलने की क्षमता और एक उदारवादी नेता के रूप में उनकी पहचान ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा बना दिया। वहीं आडवाणी संगठन, रणनीति और पार्टी विस्तार के प्रमुख स्तंभ बने रहे। यही कारण था कि भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता था वाजपेयी सरकार का चेहरा थे, जबकि आडवाणी उसके सबसे मजबूत संगठनकर्ता, रणनीतिकार।
आडवाणी की जिंदगी से जुड़ा एक और किस्सा, जब उनकी जान बाल बाल बच गई। 1998 के लोकसभा चुनाव की बात है। इस चुनाव प्रचार के दौरान आडवाणी को कोयम्बटूर जाना था। वहां पर एक टीवी इंटरव्यू में देरी के चलते आडवाणी टाइम पर कोयम्बटूर नहीं पहुंच पाए। ये देरी आडवाणी की जिंदगी में किसी सुखद इत्तेफाक से कम नहीं रही। कोयम्बटूर में आडवाणी के पहुंचने का जो समय था, बस उसी वक्त वहां पर बम ब्लास्ट हुए, लेकिन इत्तेफाक वो इस जगह पर मौजूद नहीं थे, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। फिर आया साल 1999। 1999 के चुनाव में कारगिल विजय की गूंज के बीच एनडीए फिर सत्ता में लौटी। अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी को देश का गृह मंत्री बनाया गया। लेकिन सत्ता के इस दौर में आडवाणी के सामने दो सबसे बड़े सुरक्षा संकट आए। दिसंबर 1999 IC-814 विमान का अपहरण, कंधार में आतंकियों ने यात्रियों के बदले मौलाना मसूद अजहर समेत आतंकवादियों की रिहाई की मांग रखी। भारी दबाव के बीच सरकार को समझौता करना पड़ा। ये समझौता उस समय भी बेहद विवादास्पद था और आज भी भारतीय राजनीति में बहस का विषय बना हुआ है। इसके ठीक 2 वर्ष बाद 13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ। संयोग से उस समय संसद की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी और कई वरिष्ठ नेता, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, कुछ ही देर पहले वहां से निकल चुके थे। सुरक्षा बलों की तुरंत कार्रवाई से सभी 5 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वाजपेयी सरकार के बीच कुछ नीतिगत मुद्दों को लेकर मतभेदों की चर्चाएं भी राजनीतिक गलियारों में तेज रही। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि संघ के एक वर्ग की इच्छा थी कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि इस बारे में अलग अलग मत रहे और इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई। दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन की राजनीति और अपने नेतृत्व पर कायम रहे। आखिरकार 2002 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। ये उनके लंबे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन जिस प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदारों में उनका नाम वर्षों से लिया जा रहा था, वो कुर्सी अब भी उनके एक कदम दूर थी। इसी बीच 2002 में गुजरात में दंगे हुए। इसमें तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नाराज हो चुके थे, उनका इस्तीफा चाहते थे। लेकिन कहा जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने जूनियर नरेंद्र मोदी को इस इस्तीफे से बचाया और वाजपेयी की बात को दरकिनार करवा दिया। वाजपेयी की सरकार अपना टर्म पूरा कर रही थी। इसी सरकार में कई नीतियां लाई गई, लेकिन अति उत्साह में 2004 में लोकसभा चुनाव 6 महीने पहले ही करा लिए गए, इंडिया शाइनिंग और फील गुड वाले नारों के साथ। लेकिन भाजपा की हार हुई और केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी और इंडिया टुडे का कवर था सोनिया शाइनिंग अटल सनसेट। अब अटल हार चुके थे और राजनीतिक संन्यास की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती थी और आडवाणी को लग रहा था कि उनके राष्ट्रतिलक का मौका अब आने लगा है। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। आडवाणी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे। 2005 में एक ऐसी चीज हुई जिसने लाल कृष्ण आडवाणी की जीवन यात्रा को फुल सर्कल में ला दिया। अपनी पाकिस्तान यात्रा में आडवाणी अपने सेंट पैट्रिक स्कूल को देखने कराची गए। इसी यात्रा के दौरान आडवाणी को राम मंदिर वाला टैग उतारने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर यह कहा है, यहाँ पर सेकुलरिज्म का चैंपियन सो रहा है। ये कथन बहुत विवादित माना गया, क्योंकि जिन्ना को भारत पाकिस्तान विभाजन और पाकिस्तान के निर्माता के रूप में देखा जाता है और भाजपा की विचारधारा के हिसाब से ये बयान असामान्य था। परिणाम स्वरूप उनके इस बयान और राम मंदिर जैसे पार्टी के अहम मुद्दे पर जल्दी आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के चलते पार्टी के भीतर और संघ परिवार के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद आया साल 2009 का लोकसभा चुनाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी को आधिकारिक तौर पर प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग यानी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। पार्टी को उम्मीद थी कि लंबे राजनीतिक अनुभव और मजबूत संगठनात्मक छवि के दम पर आडवाणी भाजपा को सत्ता तक पहुंचाएंगे, लेकिन चुनाव परिणाम भाजपा की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। जनता ने एक बार फिर यूपीए गठबंधन पर भरोसा जताया और मनमोहन सिंह लगातार
दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री बनने का लाल कृष्ण आडवाणी का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। हालांकि अगले कुछ वर्षों में देश का राजनीतिक माहौल तेजी से बदलने लगा। यूपीए सरकार 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और कोयला आवंटन जैसे मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुकी थी। इन मुद्दों ने सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने पूरे देश में नई राजनीतिक चेतना पैदा की। इसके बाद 2012 के निर्भया कांड ने कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को लेकर जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया। देश में बदलाव की मांग पहले से कहीं अधिक मजबूत होती जा रही थी। भाजपा भी समझ चुकी थी कि 2014 का चुनाव जीतने के लिए उसे एक ऐसा नेता की जरूरत है जो संगठन के साथ साथ पूरे देश में जन समर्थन की लहर पैदा कर सके। और धीरे धीरे पार्टी की नजर एक ऐसे नेता पर जाकर ठहर गई जिसने गुजरात में लगातार चुनावी जीत हासिल की थी। वो चेहरा था नरेंद्र मोदी। यही नरेंद्र मोदी जो कभी 1990 की राम रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 2001 में आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। 2002 के गुजरात दंगों के बाद जब मोदी पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा तब आडवाणी उनके सबसे मजबूत राजनीतिक समर्थकों में एक थे। अंततः मोदी पद पर बने रहे और धीरे धीरे भाजपा के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभर चुके थे। 2013 आते आते पार्टी के भीतर सवाल बदल चुका था, आडवाणी या मोदी। गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नाराज आडवाणी ने पार्टी के सभी प्रमुख पदों से इस्तीफा दे दिया और लिखा कि भाजपा अपने संस्थापकों के आदर्शों से भटक रही है। हालांकि संघ और वरिष्ठ नेताओं के समझाने पर उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। 13 सितंबर 2013 भाजपा ने नरेंद्र मोदी को आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये वही पल था जब भाजपा में नेतृत्व का युग बदल गया। विडंबना तो देखिए, जिस नेता ने कभी आडवाणी के नेतृत्व में संगठनात्मक राजनीति सीखी थी, वही अब राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहा था। 2014 का चुनाव हुआ। भाजपा ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी का एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी से चूक। शपथ ग्रहण के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में आडवाणी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, आज मैंने इतिहास का एक अस्मरणीय क्षण देखा है। जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा, क्या कोई बेटा अपनी मां पर कृपा कर सकता है? पार्टी मेरी मां है और आडवाणी जी जैसे नेताओं ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया है। इसके बाद आडवाणी सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूर होते गए और मार्गदर्शक मंडल का हिस्सा बना दिए गए। 3 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। सरकार ने कहा कि भारतीय राजनीति, संसदीय लोकतंत्र और सार्वजनिक जीवन में उनके दीर्घकालीन तथा विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वास्थ्य कारणों से स्वयं आडवाणी के दिल्ली स्थित आवास पर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। ये एक दुर्लभ अवसर था जब भारत के राष्ट्रपति किसी सम्मानित व्यक्ति के निवास पर जाकर देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने पहुंचे थे। आज भले ही लाल कृष्ण आडवाणी सक्रिय राजनीति से दूर है, लेकिन उनका नाम अब भी भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेताओं में लिया जाता है। उनके समर्थकों का मानना है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों वाली पार्टी से उठाकर राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने की मजबूत नींव रखी। वहीं उनके आलोचकों का कहना है कि जिस राम जन्मभूमि आंदोलन और उससे जुड़ी राजनीति ने भारतीय समाज और राजनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित किया तथा इस पर आज भी अलग अलग मत मौजूद हैं। लेकिन एक तथ्य ऐसा है जिस पर व्यापक सहमति दिखाई देती है। आधुनिक भारतीय राजनीति की कहानी लाल कृष्ण आडवाणी का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। कराची में जन्म से शुरू हुआ सफर, विभाजन की त्रासदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में शुरुआत, जनसंघ का निर्माण, भारतीय जनता पार्टी का उदय, राम रथ यात्रा, देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का दायित्व, जिन्ना पर दिए गए बयान को लेकर विवाद और अंततः भारत रत्न से सम्मानित होना, ये सिर्फ एक राजनेता की जीवनी नहीं बल्कि आजाद भारत की बदलती राजनीति, सत्ता, विचारधारा, गठबंधन, संघर्ष और लोकतंत्र के विकास की भी कहानी है। प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनाने में उनके
संगठनात्मक योगदान और राजनीतिक रणनीति को भारतीय राजनीतिक इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। इसलिए बहुत से राजनीतिक विश्लेषक उन्हें केवल प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में नहीं, बल्कि उस नेता के रूप में देखते हैं जिसने नेताओं को तैयार किया, संगठन को खड़ा किया और भारतीय राजनीति के एक पूरे युग को आकार दिया। शायद यही वजह है कि इतिहास उन्हें केवल एक नेता नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली किंग मेकर में से एक के रूप में याद करता है। इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और ऐसे ही तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।